नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। और आज यूपी यही उत्तर मांग रहा है कि क्या सीएम योगी के जीरो टॉलरेंस वाले इलाज से सिस्टम का भ्रष्टाचार दूर हो पाएगा। क्योंकि पशुधन विभाग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत 2 सीनियर आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई की है। सीएम योगी ने अलग अलग घोटालों में शामिल दोनों आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। पशुधन विभाग में वैसे घोटाले की जड़ें बहुत गहरी हैं, तभी तो सचिवालय में बैठकर घोटाले की स्क्रिप्ट लिखी गई और किसी को भनक तक नहीं लगी। असल में तो सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई बल्कि पूरी फिल्म बना ली गई। सचिवालय के अंदर पशुपालन विभाग के समकक्ष एक फर्जी दफ्तर बना दिया गया, जहां चपरासी भी फर्जी थे और अधिकारी भी फर्जी। इन फर्जी लोगों का कॉकस इतना तगड़ा था कि सचिवालय में न तो उनकी गाड़ी को कोई रोकता था और ना ही इनके फर्जीवाड़े को। इनके हौसले इतने बढ़ गए कि इन्होंने टेंडर का खेल लखनऊ से मध्य प्रदेश तक फैला लिया, इंदौर तक, और इतना फैला लिया कि उनका रायता ही फैल गया। मामला सीएम के संज्ञान में आ गया और फिर छोटी मछलियों से लेकर बड़े बड़े मगरमच्छों तक शिकंजा कसा गया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या तालाब अभी पूरी तरह से साफ हो गया है या अभी कुछ और मठाधीश ऐसे हैं जो कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। चर्चा इसी पर करेंगे कि सचिवालय की सफाई कैसे होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करप्शन के खिलाफ सीएम योगी का एक्शन। पशुधन घोटाले में शामिल 2 आईपीएस अधिकारी सस्पेंड। यूपी के बहुचर्चित पशुधन विभाग में हुए करोड़ों के घोटाले पर सीएम योगी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए 2 अधिकारियों को सस्पेंशन का लेटर थमा दिया है। सस्पेंड होने वाले दोनों अधिकारी डीआईजी रैंक के हैं। दिनेश दुबे डीआईजी रूल्स और मैनुअल, अरविंद सेन डीआईजी पीएसी पर कार्रवाई की गई है। इन दोनों अधिकारियों का नाम पशुधन विभाग में फर्जी टेंडर दिलाने के मामले में सामने आया था, जिसमें जांच के बाद इन्हें निलंबित कर दिया गया। अरविंद सेन पर आरोप है कि पशुधन घोटाले से जुड़े फर्जीवाड़ा गिरोह से उनकी मिलीभगत थी। फर्जीवाड़े के एवज में उन्होंने 50 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। ये रिश्वत एसपी सीबीसीआईडी के पद पर रहते हुए ली गई। इंदौर के व्यापारी मंजीत को धमकाने का भी आरोप है। दिनेश चंद्र दुबे पर लगे आरोपों की बात करें तो इन्होंने पशुधन घोटाले से जुड़े फर्जीवाड़ा गिरोह की मदद की। फर्जीवाड़ा गिरोह को ठेके दिलाने में मदद की। यूपी एसआईडीसी दिव्यांग हॉस्टल की बिल्डिंग का ठेका दिलाया। बरेली में बस अड्डे के निर्माण का भी ठेका दिलाया। एक नजर इस पर भी डालते हैं कि आखिर पशुधन घोटाला है क्या और अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई। सचिवालय में ही एक फर्जी विभाग बनाया गया था। लोगों को फर्जी टेंडर दिलाने का झांसा दिया जाता था। इंदौर के व्यापारी को भी फर्जी टेंडर दिलाने का झांसा दिया गया। इंदौर के व्यापारी से करीब 10 करोड़ रुपए ठगे गए। फर्जी टेंडर के जरिए की गई व्यापारी से ठगी। व्यापारी मंजीत भाटिया ने ठगी की शिकायत पुलिस से की थी। व्यापारी की शिकायत पर जांच एसटीएफ को सौंपी गई। जांच में पशुपालन विभाग में चल रहे गैंग का पर्दाफाश हुआ। आशीष राय निकला फर्जीवाड़ा गिरोह का मास्टरमाइंड। 14 जून को एसटीएफ ने मामले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की। पशुधन राज्य मंत्री जय प्रताप निषाद के निजी प्रधान सचिव की गिरफ्तारी हुई। निजी प्रधान सचिव रजनीश दीक्षित को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। निजी सचिव धीरज कुमार देव की भी गिरफ्तारी हुई। आशीष राय, अनिल राय, कथित पत्रकार एके राजीव भी गिरफ्तार किए गए। रूपक राय और उमाशंकर को भी 14 जून को गिरफ्तार किया गया था। इंदौर के व्यापारी मंजीत भाटिया की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई। बहरहाल करप्शन के खिलाफ सीएम योगी के एक्शन से साफ है कि घोटालेबाज किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन सचिवालय में बैठकर जिस तरीके से इस साजिश की स्क्रिप्ट लिखी गई, उससे कई सवाल पैदा होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। वैसे एक शेर है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। असल में जो मंजीत भाटिया फंस गए वो इसी सलीके में फंस गए। सचिवालय के अंदर जब जाते थे तो जिस गाड़ी में बैठकर जाते थे उसे कोई रोकने वाला नहीं था। सचिवालय में वैसे गाड़ी की एंट्री पूछताछ के बाद होती है। जिस दफ्तर में जाते थे वहां पे जो फर्जी अधिकारी थे वो जब घंटी बजाते थे, एक चपरासी आता था, और वो जब चपरासी आता था तो फाइल लेकर आता था तो लगता था कि हाँ अधिकारी ने ही फाइल बुलाई होगी। जब इतने करीने से फर्जीवाड़ा होगा तो फिर कोई भी फंस जाएगा, और इसमें मंजीत भाटिया भी फंस गए। अब उनकी शिकायत पर जब जांच हो रही है तब ये बड़े बड़े रासफाश हो रहे हैं। हम इसी को लेकर करेंगे चर्चा कि ये कैसे क्लीन होगा सिस्टम। हमारे साथ इस वक्त एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। अशोक पांडे जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। पांडे जी बहुत स्वागत है आपका। सुनील सिंह साजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सुनील जी आपका भी बहुत स्वागत। इस वक्त ब्रजेंद्र कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। ब्रजेंद्र जी आपका स्वागत। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जैन साहब आपका भी बहुत स्वागत। और लखनऊ से मेरे सहयोगी पवन सिंह सेंगर भी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। पवन के पास हम चलेंगे, लेकिन पहले प्रतिक्रिया अशोक पांडे जी आपसे लेना चाहता हूं मैं। ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब तक चीजें नहीं आएंगी तब तक सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा क्या पांडे जी? तब जाके आपको बता दें, जी बता दीजिए। देखिए आपको बता दें कि जब से ये खुलासा हुआ है हमने तत्काल कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। अनेक लोग गिरफ्तार हुए, और अभी आपने देखा कि मित्र सेन यादव सांसद समाजवादी पार्टी के पुत्र अरविंद सेन जी और दुबे जी भी अभी सस्पेंड हुए, और निश्चित तौर पे योगी जी जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रहे हैं। इस निश्चित तौर पे इस मामले में बर्खास्तगी भी कई लोगों की होगी। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार में एक खुलासे हो रहे हैं, इस तरह के पर्दाफाश हो रहे हैं। विपक्ष को सिर्फ मूक दर्शक बने रहना है। कार्रवाई हम ही कर रहे हैं। हम ही उन लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पे जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार का खात्मा करके ही मानेंगे। ठीक, आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी आपको समाजवादी पार्टी के सांसद के पुत्र, या ये कहें कि मौजूदा सिस्टम में डीआईजी, ये दोनों में अंतर है। आप इसको पॉलिटिकली देख रहे हैं? सिस्टम में डीआईजी और मित्र सेन यादव समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं। उनके भाई उस सपा सरकार में मंत्री रहे, बलात्कार के केस में भी गिरफ्तार हुए हैं। ठीक, तो ऐसे अगर आपको लगता है कि इसी से आदमी दागी हो जाता है तो पहले से नजर रखनी थी। ये ऐसे ठेके दिलाते रहे, लोगों को धमकाते रहे, जिनके टेंडर के एवज में 10-10 करोड़ रुपए जिनसे ठग लिए गए। देखिए आपको बता दें, इस मामले का जो खुलासा हुआ है और तत्काल कार्रवाई प्रारंभ हुई है, और सस्पेंशन से लेके गिरफ्तारी से लेके बर्खास्तगी तक होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी इसमें संलग्न है, बड़ा से बड़ा कोई होगा, निश्चित तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुनील सिंह साजन जी, ये एक तरह का इस तरह का घोटाला है, जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया कि इसमें कैसे कोई न फंसे। सचिवालय के अंदर काम होना है, कोई टेंडर लेने आ रहा है, ठेका लेने आ रहा है, तो उसको मालूम है कि सचिवालय के अंदर सारे काम हो रहे हैं, वहीं पे दफ्तर सजा के बैठे हैं लोग, और फिर क्या ये कहकर बचा जा सकता है कि देखिए हम ही खुलासा कर रहे हैं, हमने ही कार्रवाई की? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि खुलासा भारतीय जनता पार्टी ने तो किया नहीं है जी। खुलासा तो मीडिया और विपक्ष ने किया। केवल सरकार के प्रवक्ता ये बता दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बता दें कि जो दलालों के गिरोह चल रहे हैं इस सरकार में, उनको ऑफिस सचिवालय में किसने दिया, गाड़ी में पास लगाने का किसने दिया, स्टाफ किसको मिल गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के बगल में ही दलाल और भ्रष्टाचारी अपना कार्यालय चला रहे हैं। मतलब समानांतर कार्यालय चल रहा है, एक तरफ मुख्यमंत्री जी का कार्यालय, एक तरफ दलालों का कार्यालय। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से काम नहीं हो रहे हैं, दलालों के कार्यालय अपना धड़ाधड़ चल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा तमाचा योगी सरकार पे है कि ठीक उनके बगल में ही भ्रष्टाचारी अपना काम कर रहे थे, दलाल अपना काम कर रहे थे। इन्होंने कहा कि हम
कार्रवाई कर रहे हैं। तो हम तो जानना चाहते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव पर लगा था, आपने क्या काम किया? एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें आईएएस आईपीएस के पोस्टिंग के लिए लेन देन का मामला था, उसमें आपने क्या किया? क्योंकि देखिए, आपने कहा ना कि जी कम्बल ओढ़ के घी पीने वाली ये सरकार है, केवल दलालों की चल रही है, न इनके विधायकों की चल रही है, न इनके मंत्रियों की चल रही है। कुछ मंत्री अपना लूट खा रहे हैं, बस उनकी चल रही है। प्रजापति मंत्र का अब देखो, जाप हम नेताजी किसी को कर नहीं रहे बोलेंगे, थे, ये अपने विवेक का बेटे इस से ही तरीके लड़ से गए। पांडे विवेक जी, नहीं होती है। पांडे जी आप मैं लौट बोल के दो, आऊंगा फिर आपके आप बोल पास। देना। पांडे जी मैं लौट के आप आऊंगा, बोल थोड़ा देना। सब्र रखिए। तो मैं ये कह रहा हूं जी। कि आप बताइए कौन ठगा गया? क्या बेरोजगार नौजवान नहीं ठगा गया इनकी सरकार में? क्या व्यापारी नहीं ठगा गया? किसान नहीं ठगा गया? और अगर कोई बच भी पा रहा है तो उनको इनके दलाल ठग रहे हैं। और खुलासा कैसे हुआ? जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री फोन करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि हमारे यहाँ के व्यापारी को आपकी सरकार ने, आपके दलालों ने ठग लिया है, तब जाकर की कार्रवाई होती है। अरे कब जागेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी आप? जब पड़ोसी मुख्यमंत्री आपको जगाएंगे तब जागेंगे। खुद आप क्या कर रहे हैं? खुद आपके स्रोत क्या हैं? खुद आपकी जानकारी क्या है कि उत्तर प्रदेश में कहां क्या हो रहा है? आंख मूंद लेने से उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं हो जाएगा। लूट हो रही, उसको स्वीकार करिए और ठीक। उस पर कार्रवाई करिए कि आगे कोई लूट ना हो। ठीक। एके जैन साहब, ये बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी नीति जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन क्या इसमें अब इस बात को लेकर भी प्रश्न पूछे जाएं कि जिन अधिकारियों के ऊपर, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो सचिवालय को क्लीन करके रखें, वहां पे दलाल भटक ना पाए, वो लोग मुख्यमंत्री को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? उनके पास इंफॉर्मेशन ढंग से नहीं पहुंच रही? एक सर्वे तक पहुंच गया, पर ये एक बहुत चिंता का विषय है। ये जो रैकेटियर्स थे, जो सब गोरख धंधा चला रहे थे, जी। बिना चेकिंग के अंदर जा रही थी। इसका मतलब है कि वहाँ का जो सिक्योरिटी है, सेक्रेटेरिएट की, उसके अंदर भी उनकी घुसपैठ थी और रिश्वत देकर ये सब काम चल रहा था। ये मानना बहुत सरल नहीं है कि वहां पर सचिवालय में किसी को इसकी जानकारी नहीं थी, पशुधन विभाग में इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। जब मंत्री का प्रधान सचिव इसमें लिप्त है तो इसमें अवश्य ही कुछ, चाहे बहुत ऊंचे स्तर के अधिकारी ना हो पर और लोग भी लिप्त रहे होंगे और उसकी गहराई से छानबीन होनी चाहिए। क्योंकि आज तो एक्शन ये हो रहा है क्योंकि योगी जी चीफ मिनिस्टर है यूपी में, जिनकी छवि बिल्कुल बेदाग है, पर यह है कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इसमें जो एक आध पत्रकार हैं, एके राजीव, इनकी बहुत सालों से मैं देखता हूं कि गृह विभाग में घुसपैठ है। आईपीएस के तबादलों की सूची जारी होने से पहले डीजी ऑफिस से वो अपनी सूची जारी कर देते थे कि ये तबादले जारी होने वाले हैं जी। तो ये सब एक नेक्सस बना हुआ है, एक करप्शन के डेन है और इस पे चोट करना बहुत आवश्यक है। इन सब पे गैंगस्टर्स एक्ट का मुकदमा कायम होना चाहिए और जो 2 आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है इसका भी मैं स्वागत करता हूँ। ये आईपीएस कंडक्ट रूल, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल के सख्त खिलाफ है कि आप इस प्रकार की हरकतें करें। आपका काम है अपने कार्य को अंजाम दें, आप ये सब हरकतें कर रहे हैं, पूरे विभाग की आप प्रतिष्ठा को दांव पे लगा रहे हैं। पवन सिंगर, इसके लिए जी जैन साहब, पवन सिंगर, एक सवाल यह है कि मामला सामने आया, मामले में जो पीड़ित है उसको लगा कि वो ठगा गया है, वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा पुलिस के पास। पुलिस से उम्मीद करेगा कि जांच होगी तो जो ये रैकेटियर से बैठे हैं सचिवालय के अंदर, इनका खुलासा होगा, इन पर कार्रवाई होगी। लेकिन पता यह चलता है कि जो तत्कालीन एसपी हैं, अब डीआईजी के पद पर थे, वो धमकाने का काम करते हैं, वो उल्टा डांटते डपटते हैं और इसी वजह से फिर सस्पेंड हुए अभी। लेकिन ये सिस्टम इतना ज्यादा अंदर तक अपनी जड़ें कैसे इसने मजबूत कर ली कि एसपी रैंक के अधिकारी रैकेटियर्स का साथ दे रहे हैं?
राम, अगर इस पूरे घोटाले की जड़ तक जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि केवल पशुधन घोटाले से जुड़ा मामला नहीं है। ये मामला वहां से है जब ये अधिकारी आजमगढ़ में इनकी पोस्टिंग रहती है। दोनों अधिकारियों की बारी बारी से आजमगढ़ में पोस्टिंग रहती है और वहां से आशीष राय जो है, जो मुख्य आरोपी है, वो इनसे संबंध बनाता है। उसके बाद से लगातार इन लोगों से काम करवाने का काम करता है, पैसा दे करके काम करवाने का काम करता है। बहुत सारे टेंडर्स में अलग अलग लोगों को धमकाने दबवाने का काम करता है। खासतौर से पशुधन घोटाले मामले में जो व्यवसायी है उसको बुला करके सीबीसीआईडी के दफ्तर में धमकाया जाता है, किसी भी तरीके का कि अगर आवाज उठाते हो तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो परेशान होकर के थाने में तहरीर देता है, लेकिन तहरीर देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। 13 जुलाई को कार्रवाई की जाती है, वो भी बड़े अधिकारियों के दबाव में। जब मुख्यमंत्री का आदेश जाता है उसके बाद से कार्रवाई की जाती है और 14 तारीख के सुबह 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें मुख्य अभियुक्त भी होता है। उससे पता चलता है कि सचिवालय में दफ्तर खोल करके इस तरह की जालसाजी का काम किया जा रहा था। उप निदेशक पशुधन विभाग के एसके मित्तल उनकी तख्ती लगा करके बैठ करके वहां पे और फर्जी टेंडर जो वर्क ऑर्डर है वो जारी करने का काम करता है ये गिरोह, और उससे कमीशन लेता है। और 1-2 बार नहीं, तकरीबन 10 बार इस तरीके का काम करता है और अलग अलग समय पे पैसा लेने का काम करता है। इसमें एक और बड़े अधिकारी का नाम आ रहा था, जिसमें एक जो मुख्य आरोपी का सहयोगी था वो उस गाड़ी में नोएडा में पाया जाता है। वो एक आईएएस अधिकारी की गाड़ी बताई जाती है। मतलब साफ है कि केवल 2 आईपीएस सस्पेंड हुए हैं, अभी और अधिकारी बाकी हैं जो इस नेक्सस के साथ थे। अब देखना होगा कि एसटीएफ क्या उन बड़े अधिकारियों के गिरबां तक भी पहुंचती है या केवल सस्पेंशन के बाद इस पूरे गिरोह का जो कार्रवाई का जो कोटा है वो पूरा कर लिया जाता है। ठीक है ब्रजेंद्र कुमार सिंह जी, सवाल इसके थोड़े से आगे का है। सवाल यह है कि इन पे तो कार्रवाई सब पे होनी चाहिए, एक को ढूंढ ढूंढ के कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ये सवाल यह है कि सचिवालय के अंदर ये सब कुछ चल रहा था तो वहां पे सचिवालय के जो बड़े अधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे, पशुधन विभाग के बड़े अधिकारी क्या कर रहे थे, और क्या ये सिर्फ अभी इसी सरकार में शुरू हुआ है या सचिवालय की बीमारी पुरानी है? दलालों ने इसको अपना अड्डा बनाना बहुत पहले से शुरू किया था और उसी पैटर्न पर अभी भी काम हो रहा है, सरकार चाहे कोई भी आ जाए और कितनी भी सख्त कार्रवाई का दावा करे। देखिए राम जी, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो नाम के आगे योगी लिखते हैं और आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता जीरो टॉलरेंस का मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन 16 बड़े घोटाले उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में हुए, चाहे वो पीडीएफ का हो, पंचायती राज के परफॉर्मेंस ग्रांट का घोटाला हो या डीएचएलएफ का हो, होमगार्ड हो, जूता मोजा हो, मैं लिस्ट नहीं गिनाना चाहता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है, प्रशासन का इकबाल क्यों नहीं बन पा रहा है। 3.25 साल बीतने के बाद भी घोटाले धर घोटाले और कानून व्यवस्था ध्वस्त, तो कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ रहा है कि जो उसमें घोटाले में एक पत्रकार महोदय हैं उनका फोटो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, और शिक्षक घोटाले के 2 निजी सचिव, एक पटेल साहब डिप्टी सीएम के नजदीकी और चंद्रमा यादव सिद्धार्थनाथ सिंह के नजदीकी, लेकिन एक भी मिनिस्टर को हटाया नहीं गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 करोड़ का घोटाला हुआ और मंत्री जी के निषाद जी के दोनों पीएस मुख्य अभियुक्त हैं और पैरेलल मुख्यमंत्री कार्यालय के नीचे बापू भवन में दफ्तर चलाते हैं और इतने बड़े घोटाले को अंजाम देते हैं और मंत्री जी को कोई सूचना ना हो, और वो मंत्री जो अपने विभाग से अंडा और 1 किलो दूध मंगाते हैं, इतना बेईमान मंत्री हैं जो मेरी जानकारी है, तो वो इतने जहां जो अंडा और दूध मंगाता हो, 10 रुपए की बेईमानी करता हो, वो 10 करोड़ में नहीं शामिल होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये मंत्र जपना छोड़ करके कार्रवाई करना शुरू करें। ठीक, और कार्रवाई मिनिस्टर पर होनी चाहिए। जब तक मिनिस्टरों की जवाबदेही नहीं होगी तब तक ये दिखावा करने से कोई घोटाला रुकने वाला नहीं है। अशोक पांडे जी, और मेरा तो जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में पांडे जी भी जवाब दें। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, ठीक है, कि मिथ्या लंब दंभ रत जेई ताको संत कहे सब कोई। वो केवल झूठ बोलते हैं और फरेब करते हैं। देखिए अभी प्रवक्ता को वो अपराधी नहीं बता रहे, कह रहे हैं मित्रसेन यादव का लड़का। इसका मतलब इसलिए नहीं पकड़ा है कि वो गलत है, इसलिए कि वो यादव हैं।
अब इसलिए कि वो पंडित हैं दिनेश चंद्र दुबे। अरे ये परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं बैठ के प्रदेश को। आप ये बताइए कि हम अपराधी ठीक है, ये अभी जाति पे नहीं जाने दूंगा बहस, समाजवादी ये बड़ी संजीदा बहस हो रही है। इस चर्चा को मैं जाति पे नहीं जाने दूंगा अभी फिलहाल इतनी जल्दी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद अशोक पांडे जी से ये सारे गंभीर सवाल जो विपक्ष, पांडे जी विपक्ष की तरफ से कुछ ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल यह पूछा जा रहा है कि जब मंत्री के, राज्य मंत्री के पीएस इन्वॉल्व पाए गए, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, तो फिर राजनीतिक रूप से भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे जो बड़े अधिकारी हैं, जिस जगह पे ये घोटाला हो रहा था, उन बड़े अधिकारियों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा गया? देखिए, आपको बता दें कि जब से ये मामला उजागर हुआ है, कार्रवाई दर कार्रवाई हो रही है। ये दुर्भाग्य है कि विपक्ष के लोग जिस तरह की भाषा अभी समाजवादी पार्टी के बोल रहे थे साजन जी, अरे केवल उत्तर प्रदेश में गायत्री प्रजापति के नाम पर बाप बेटे दोनों लड़ गए। मुलायम सिंह जी गायत्री मंत्र का लगातार जाप कर रहे थे। भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने वाले लोग अब बोलते हैं तो लगता है शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। साहब, हमने उजागर किया, हम बर्खास्तगी तक जाएंगे। दूसरी बात, वो क्या कर रहे थे, साथी कह रहे थे ये बीजेपी को मैटर करता है क्या? जातिवाद सपा ने क्या किया, बात कर रहे बीएसपी ने क्या किया, ये आपको मैटर करता है क्या? कांग्रेस अभी तो जनता का मन ये है कि आप क्या कर रहे हैं, पार्टी के वो ये पूछ रहे हैं ना। जनता को तो इस बात का जवाब चाहिए कि अभी जो सरकार में वो क्या कर रहे हैं। हम तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात, और निश्चित तौर पे बर्खास्तगी तक जाएंगे जो भी आदमी होगा उसके खिलाफ। लेकिन दुर्भाग्य, कांग्रेस के साथी अब जातिवाद की लाइन देने लगे कि वो यादव है। अभी दुबे आईपीएस सस्पेंड हुआ है, दीक्षित वो पीआरओ सस्पेंड हुआ है। कह देंगे कि हम 2 गज ऊपर परशुराम की प्रतिमा बढ़ाएंगे। ये दुर्भाग्यजनक है। इस तरह के अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। किसी भी जाति धर्म का अगर अपराधी है, उसने गुनाह किया है, भ्रष्टाचार में संलग्न है, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी नहीं, लेकिन इसके आगे जो सवाल था, सुनील साजन जी के पास मैं फिर जाता हूं। सुनील साजन जी, 2 चीजें हैं। एक तो कार्रवाई होती हुई दिखनी चाहिए। आप जिस बात को कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फोन किया, तब जाकर ये कार्रवाई तेजी दिख रही है और सीनियर आईपीएस स्तर के जो अधिकारी हैं उन पर सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। ये इंपैक्ट पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री का है या फिर एक जांच की प्रक्रिया चल रही थी, उस प्रक्रिया में जब एसटीएफ किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगी तब तो बड़े अधिकारी सस्पेंड किए जाएंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भाषा सुन रहा था। इनकी भाषा देख रहे हैं किस तरीके की है। चोर की दाढ़ी में तिनका। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। आप जीरो टॉलरेंस का परिभाषा जानते हैं? और अगर आप परिभाषा जानते हैं तो मैंने सवाल किया कि भाई मंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? सचिवालय में दफ्तर था, जो सचिवालय देखते हैं बड़े अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? तो देखिए, केवल एक सिंबॉलिक कार्रवाई, हम तो कह रहे हैं कि अगर इस पर भी देर से जागी सरकार, मजबूरी पर इन्होंने कार्रवाई की, नहीं मजबूरी पे कार्रवाई करते तो आप अपना इतिहास क्यों छिपाते हो? क्या योगी आदित्यनाथ जी बलात्कारियों के पक्ष में नहीं खड़े नजर आए उत्तर प्रदेश में? क्या बेईमानों के साथ खड़े नजर, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े नजर नहीं आए? क्या उत्तर प्रदेश में जात धर्म देख करके अपराध नहीं हो रहे? किसको अपमानित करना है, किसको मारना, ये नहीं चलना है? आप लोगों से ज्यादा बड़ा कोई जातिवादी है क्या? ये कभी कभी आप लोग अपने आप को आईने में भी देख लिया करिए। केवल बोल देने से बहुत अच्छा कुछ अच्छा नहीं हो जाता है। आगरा उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा महसूस कराओ, उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा करो। केवल बेईमानी, लूट, डकैती, इससे कोई काम नहीं होता है। आपने देखा, कुछ अपना चरित्र देखो, अपने काम देखो। आपको जनता ने बड़े भरोसे के साथ जिताया था, आपने जनता को क्या वापस किया? आप बताओ, जनता को क्या वापस किया आपने? आप रोजगार दे पाए? पार्टी रायबरेली का आप व्यापारियों की मदद कर पाए? फैक्ट्री चला रहा आप था, किसकी मदद कर रहे हैं? कोरोना महामारी में भी जो सरकार लूट मचाए हो, कोरोना महामारी में जो सरकार बेईमानी कर रही हो,
इससे खराब, इससे घटिया सरकार क्या हो सकती है, हमको केवल बता दीजिए। पांडे जी। जी हेलो। जी जी बोलिए पांडे बता जी। दीजिए पांडे जी। हेलो। पांडे जी सुन रहे हैं? देखिए अभी कांग्रेस पार्टी अभी कांग्रेस पार्टी की आगरा की जिला अध्यक्ष 5 लाख घूस मांगते और 3 लाख महीना मांगते कल पकड़ी गई। कांग्रेस पार्टी रायबरेली के महामंत्री जी कट्टे की फैक्ट्री चला रहे थे, जिसकी फोटो प्रियंका गांधी के साथ है कि नहीं? ये लोग भ्रष्टाचार को बोलेंगे, इनका जिला अध्यक्ष घूस मांगते पकड़ा जाता है और उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होगी। और इस तरह की बात, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ निश्चित तौर पे अंतिम दम तक कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार कोई बचने नहीं पाएगा, भ्रष्टाचारी। ठीक है पवन, एक प्रश्न ये जरूर है जो मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से पहले पूछा था, वो पीछे छूट गया कि क्या ये अभी योगी सरकार बनी इसके बाद ही सचिवालय में दलाल लोग इतने सक्रिय हो गए कि वहां पे अपना ऑफिस खोलने की हिमाकत करते हैं? न सिर्फ हिमाकत करते हैं, ठगने का पूरा काम भी कर लेते हैं और कार्रवाई के नाम पर पुलिस वालों को भी साथ मिला लेते हैं, आईपीएस अधिकारियों को। या पहले से ये चल रहा है और इसकी प्रॉपर क्लीनिंग की कोई अभी तक व्यवस्था की नहीं गई? देखिए राम, सचिवालय का प्रशासन है, सचिवालय की एक सिक्योरिटी व्यवस्था है, सचिवालय में काम करने की एक हायरार्की है। सचिवालय प्रमुख सचिव ये तय करते हैं कि उत्तर सचिवालय में किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा सिक्योरिटी का अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी सचिवालय की होती है। बाकायदा पास जो बनाए जाते हैं उसकी मॉनिटरिंग होती है, इसका LIU होता है, किस व्यक्ति को पास जारी किया जा रहा है उसका LIU होता है। उसके बारे में जब जारी किया जाता है तो उसके बाकायदे गाड़ी नंबर, नाम और तमाम चीजें नोट की जाती हैं। कहां पे किसका दफ्तर है, कौन मंत्री कहां बैठेगा, कौन राज्य मंत्री कहां बैठेगा, सचिव कहां बैठेगा, उसका PS कहां बैठेगा, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी बाकायदा अगर एक कहा जाए तो उसका डेटा बैंक और तमाम चीजें पहले से तय होती हैं। लेकिन अब ये सचिवालय में फ्रॉड देखने को पहले मिलता था कि जो सिक्योरिटी पास होती है वो नकली लगा करके लोग जाने का काम करते थे, या वहां के जो छोटे लेवल के जो कर्मचारी हैं वो मिल करके लोगों को अंदर कराने का काम करते थे, या किसी के तक मंत्री तक और अधिकारी तक पहुंचाना है तो वो पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन इस तरीके का एक सिंडिकेट पूरे तरीके से सचिवालय में सक्रिय होना, मंत्री के PS से लेकर के अधिकारी के दफ्तर के कर्मचारी तक शामिल होना, उसके एक प्रॉक्सी ऑफिस तैयार कर लेना जिसमें बाकायदा नेम प्लेट पशुधन विभाग के अधिकारी का लगा होता है, वहां पे पशुधन अधिकारी के रूप में एक आदमी बैठा होता है। उसके अलावा AK जैन साहब जो बात कह रहे थे, जिस राजीव की बात वो कर रहे थे, उसके बारे में उसका इतिहास अब जब आप निकाल करके देखेंगे तो अपने घर के पास PSC का गारद लगाया हुआ था वो व्यक्ति, और वो बाद में पता चला कि वो फर्जी PSC का गारद लगा हुआ था और 1-2 साल नहीं बल्कि 5-7 सालों से लगा करके वहां पे रहता था और लोग समझते थे कि ये बहुत बड़ा आदमी है, इसकी सिक्योरिटी के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल के अपराध, खासतौर से ये सिंडिकेट था और किस तरीके से काम करता था। एक इसमें से जो आरोपी है वो एक IAS अधिकारी के गाड़ी में नोएडा में पकड़ा जाता है, ये भी खबर पुख्ता है। लेकिन क्या उस IAS अधिकारी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो निश्चित तौर पे जो सिंडिकेट है वो सचिवालय में बड़े लोगों से बिना मिले इस तरीके से जैन साहब के पास में वापस चलता हूं। जैन साहब, आपके पास तो तजुर्बा है, आपने तो उत्तर प्रदेश पुलिस को लीड किया, कैसे क्लीन किया जाए ऐसे सिंडिकेट्स को? क्योंकि सचिवालय संघ के अध्यक्ष का बयान है, वो भी मैं पढ़ रहा था कहीं पे, उन्होंने कहा कि अभी भी कई लोग फर्जी तरीके से तैनात हैं यहां पे, अभी भी कुछ लोग फर्जी तरीके से काम कर रहे हैं और उन्हें शय है कुछ मठाधीशों की, वो नाम लेने में हिचकिचा गए। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि ये क्लीन कैसे होगा सिस्टम, और अगर सचिवालय क्लीन नहीं है तो बाकी दफ्तर कितने क्लीन होंगे, हम क्या इसमें अंदाजा लगाएं? सचिवालय के अंदर इस प्रकार की गतिविधि परिणाम प्रमुख सचिव उनके स्टाफ होता है, एक सूचना उनके पास आदमियों के कब्जे में कैसे आया है,
इस कमरे से इन्होंने फर्जी नेम प्लेट लगाकर ऑपरेट करना कैसे प्रारंभ किया, ये कैसे संभव है, इसकी जानकारी और बहुत लोगों को होगी और इसमें जिनको अपराध जानकारी हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर जांच आप हर एसटीएफ को दे दें और एसटीएफ ही हर कार्रवाई करे। जी, पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव हैं और लोग हैं, अधिकारी हैं, वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? तो प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन है, वो क्यों नहीं जांच बैठा रहे हैं? वो क्यों नहीं अपने यहाँ एक क्लीनिंग अभियान चला रहे हैं? ये सब होना चाहिए। और अगर आज ये फर्जी ऑफिस खोल लिया है तो कल कोई बहुत बड़ी वहां पे घटना भी कायम कर सकते हैं। ये बहुत संगीन आरोप है। और वैसे तो सचिवालय प्रशासन जो गेट पर सिक्योरिटी है, वो मैंने देखा है पुलिस अफसर से भी रोक के जो है उनको कहते हैं कि साहब आप कैसे जा रहे हैं, जबकि वर्दी में लोग होते हैं जी, साहब पास बनवाइए, पहले ये करिए। और ऐसे लोगों की अंदर अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री जो है ये बहुत गंभीर खतरा है और पूरे सचिवालय के लिए गंभीर खतरा है। इसको कतई लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। ये ऐसे जितने अभियुक्त हैं इन सब पे गैंगस्टर एक्ट वगैरह लगना चाहिए, इनकी संपत्तियां जब्त होनी चाहिए। ये बात आपके पत्रकार कह रहे हैं, मैं इससे सहमत हूँ। कुछ लोगों ने एक ऐसा ऑरा यहाँ पे बना रखा था कि लोग ये सोचते थे पता नहीं कितने वेल कनेक्टेड हैं, कौन लोग हैं, क्या है। ये सब बातें बहुत गलत है, ये सब नहीं होनी चाहिए और इसी सब से ये घोटाले पनपते हैं। इसी सबसे ये घोटाले पनपते हैं, ये ठीक बात कर रहे हैं ब्रजेंद्र जी। उम्मीद तो ये की जाती है कि कार्रवाई होती हुई दिखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि देखिए नजीर बनेगी तो फिर आगे जाके लोग डरेंगे, लेकिन अभी भी ये कहा नहीं जा सकता पूरी ताकत के साथ कि अंदर कुछ और फर्जी लोग काम नहीं कर रहे हैं। इसमें समस्या किस बात की है? कुछ आईएएस लोग, कुछ बड़े लोग वो अपनी व्यवस्था पहले से बना के रखते हैं कि टेंडर किसको जाएगा, पैसा किसके पास सप्लाई होगा, उसको तोड़ना बहुत कठिन है। देखिए आदरणीय राम जी, सबसे बड़ी सवाल होता है नियत और परसेप्शन का। माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्वांचल के विकास पुरुष उन्हीं के उसी धरती से जहां से वो आए हैं। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी पंडित नारायण दत्त तिवारी जी से न सीखना चाहें न सीखें, लेकिन कल्याण सिंह का पहला काल एक्सीलेंट था। कल्याण सिंह जी से सीख लें कि कैसी नियत होनी चाहिए जीरो टॉलरेंस के लिए। तो नियत साफ करना पड़ेगा, परसेप्शन बनाना पड़ेगा कि जब हम जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो जीरो टॉलरेंस होगा। हम जात धर्म से ऊपर, वर्ग विभेद से ऊपर, और हो सकता है मैं इस बात से सहमत हूं कि सचिवालय में इस प्रकार की घटनाएं पहले भी होती रही हूं। तो 325 का बहुमत उत्तर प्रदेश की जनता ने विशाल बहुमत आपको इसीलिए दिया है कि जो चीजें पहले गलत होती थी उसे आप रोकिए और इन मंत्रियों को हटाइए, एक पॉलिटिकल मैसेज पास करिए। जब तक ये नैरेटिव नहीं जाएगा कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, तब तक शायद जीरो टॉलरेंस की बात बेईमानी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का आधे से ज्यादा कार्यकाल बीत गया, 1.5 साल बचे हैं चुनाव को उत्तर प्रदेश में, लेकिन किसी मामले में, ना तो अपराध के मामले में, ना भ्रष्टाचार के मामले में प्रशासन का इकबाल नहीं बन पा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के लिए अपमान का विषय है। नहीं, लेकिन बीजेपी के लोग तो ये कहने में लगे हुए हैं अभी भी कि देखिए हम जैसे ही मामले सामने आ रहे हैं संज्ञान में लिए जा रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई में आईपीएस अधिकारी आएंगे लेकिन तो मामले पर वो भी नापे जाएंगे ना। कोई इकबाल नहीं बन पा रहा है, वही तो मैं कह रहा हूं जी। कार्रवाई का दिखावा करने के बजाय परसेप्शन बनाइए ना। मैं कह तो रहा हूं कि आप कल्याण सिंह जैसा परसेप्शन क्यों नहीं बनाते? पहला कार्यकाल कल्याण सिंह का एक्सीलेंट था, लाइन ऑर्डर मेंटेन थी, ईमानदारी थी, तो क्यों नहीं सीखते हो? पंडित नारायण दत्त तिवारी जी तो 89 में थे, वीर बहादुर सिंह जी 85 में थे, उसी गोरखपुर के धरती के थे, उनसे सीखें। कुछ सीखें तो वो मठाधीशी से बाहर निकलें और ये सोचें कि हम कानून के शासन के मुख्यमंत्री हैं। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक कुछ भी सुधरने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को कानून पर अपने सिस्टम में पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व करना होगा। टीम 11 में अधिकारियों के अलावा नेता को शामिल करना होगा। भारतीय जनता पार्टी में बहुत विशेषज्ञ अनुभवी लोग हैं, उनसे सीखें, निश्चित तौर पर चीजें सुधर सकती हैं। परसेप्शन बनाना होगा उनको, ईमानदारी का ठीक है, दिखाना होगा। अशोक पांडे जी, क्या आप मानेंगे कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री को
सही फीड नहीं कर रहे हैं या फिर सही कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिस काम के लिए उन्हें रखा गया, तैनात किया गया, अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभा रहे हैं, उनके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है इस बात में, ये चूक हो रही है क्या? देखिए आपको बता दें कि ये जो प्रकरण सामने आया है, सिंडिकेट अब टूट रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अभी साथी ये कांग्रेस के बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश में आपने किसी भी फील्ड में देख लीजिए अपराधी फुक्का फाड़ के रो रहा है, एसएसपी के यहाँ, डीआईजी के यहाँ जान के भीख मांग रहा है। दुर्भाग्य है जब हम कार्रवाई करते हैं तो ये लोग जातिवाद का रंग देते हैं। अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से जंग आपने देखा, आईपीएस सस्पेंड हुए हैं और जांच चल रही है। इस मामले में जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ये लोग फिर उसमें जातिवाद का रंग देने लगेंगे परशुराम की 2 फीट ऊपर की मूर्ति बनाना। ये दुर्भाग्यजनक है। जो काम हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, निश्चित ही एक नजीर बनेगा और यूपी सरकार बेनजीर बनेगी। जी साजन जी बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि बहस हो रही है भ्रष्टाचार पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भगवान परशुराम से बहुत तकलीफ दिख रही है। क्यों? भगवान परशुराम क्या भगवान विष्णु के अवतार नहीं है? अब शुरू होगा ना, आप भगवान दुबे आईपीएस सस्पेंड हुआ है तो आप बोलेंगे ही। हो रही है तकलीफ क्यों है भगवान परशुराम से? नेताजी ने राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल कर दिया था। आपके लौटन राम भगवान पे आस्था नहीं है। दे रहे थे। भगवान राम का नाम कितना बेचकर सरकार में बैठ आपकी पार्टी का लौटन राम केवल इसलिए भगवान राम को आप मानते हैं? तो मान ही नहीं रहा था राम। थोड़ी आस्था रखिए, थोड़ा भरोसा रखिए, थोड़ा भगवान राम के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करिए। हर काम क्यों वोट के अपमानित लिए। कर रहे हैं? अभी 10% जब सवर्णों के आरक्षण की बात हो रही थी तो यही लोग विरोध करने वाले हैं। इनका चेहरा उजागर है। आपका ज्ञान ठीक नहीं है, आप थोड़ा पढ़ा लिखा करिए, थोड़ी चीजें समझा करिए। हमने उसका स्वागत किया था सदन में, थोड़ी जानकारी बढ़ा करके डिबेट में आया करिए। केवल वैसे ही चिल्लाने से योगी जी को आप नहीं बचा लोगे। योगी जी की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, अपराध में डूबी है, जनता नहीं छोड़ेगी आपको। जनता आपको 2022 में मुझे लगता है कितनी स्पीड में भगाएगी, इसका अनुमान अभी आपको नहीं है। जी ठीक है। मेरा एक सवाल सुनील जी, साहब आप तो विधान परिषद में ही झूठ बोल रहे थे, जिसका खुलासा चेतन चौहान की पत्नी ने ही कर दिया। विपक्ष के नेता राम गोविंद झूठ बोल रहे थे तो एफआईआर करा दीजिए। है हिम्मत आप में? जनता जान गई, जनता प्रमुख होती है, जान गई। स्वीकार करोगे आप? नहीं, जनता उसका जवाब देगी। जनता जान गई। जनता को आप व्यवस्था में मार दोगे और अगर सच बोला जाएगा तो उसको भी झूठ बताओगे। नेता झूठे तो करो भाईयार। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने लिख के दिया। हिम्मत है? अगर हम झूठे, हमने सदन में बोला है, हम डिबेट में हमने नहीं बोला है, लिख के दिया गया। सदन में जो चीज बोली जाती है वो सच होती है। इसका जवाब अगर आपको लगता है कि वो झूठ है तो आप करो कार्रवाई। जवाब हिम्मत। ठीक, हम वापस मुद्दे पे लौट के आते हैं। के सहारे चलाना चाहते हैं। हम वापस मुद्दे पर लौट के आते हैं। पवन, एक प्रश्न ये जरूर है कि हम रोज आए दिन देखते हैं कि फला जगह किसी मोड़ पर 2 बदमाश जा रहे थे, उनको रोका, रोकने के बाद उनमें से एक बदमाश भाग गया, दूसरे के पैर में गोली लगी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कहा यह जा रहा है कि जो बदमाश लोग हैं वो सरेंडर करना चाह रहे हैं या फिर एनकाउंटर हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये बड़े लोगों का एनकाउंटर कब होगा? ये बड़े लोग कब फंसेंगे इस जाल में जिनके बारे में सचिवालय संघ के अध्यक्ष मठाधीश शब्द इस्तेमाल करते हैं? आप बता रहे हैं कि एक आईएएस की गाड़ी में पकड़े गए। अब सवाल यह है कि ये लोग क्यों जाल से बाहर हैं? ये कॉकस बहुत बड़ा है जिसे तोड़ने में वक्त लग जाएगा। हाँ देखिए राम, निश्चित तौर पे जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इतना आसान काम नहीं है
इस तरीके से अपराधियों को और जालसाजों को दूर करना। उसके लिए आपको एक सिस्टम तैयार करना होगा। और सिस्टम कौन लोग तैयार करेंगे? सिस्टम वो लोग तैयार करेंगे जिनके अंदर लोग शामिल हैं। एक इंग्लिश में कहते हैं कि चेंज द सिस्टम विद इन सिस्टम। अगर सिस्टम में रह करके सिस्टम को आप नहीं बदल सकते तो आप सिस्टम में बाहर जाकर के सिस्टम को नहीं बदल सकते हैं। लिहाजा जिस सचिवालय में घोटाले की पूरी कहानी, स्क्रिप्ट लिखी गई, फिल्म बनाई गई, उस सचिवालय के बड़े अधिकारियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है, उन बड़े अधिकारियों को जवाबदेही अगर तय उनकी नहीं होती है, तो जो नजीर है, जो परसेप्शन है, जो इस इकबाल की बात हो रही है, वो इकबाल नहीं बन सकता है। आप छोटे कर्मचारी पीएस के खिलाफ कार्रवाई कर दें, आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दें जो इसमें शामिल हैं, वो तो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने किसके इशारे पे इतना बड़ा काम किया, किन लोगों के इशारे पे, किन लोगों के शामिल होने के बाद काम किया, उनके खिलाफ बड़ी बात यह है। इसमें बस थोड़ा सा एक शब्द का फेर है। अगर ये मैं सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये शामिल की जगह संरक्षण शब्द का इस्तेमाल अगर पवन करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो वो संरक्षक कौन लोग हैं और कितने बड़े लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई क्या अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी? क्योंकि आईपीएस अधिकारी भी बड़े अधिकारी होते हैं, वो सस्पेंड अगर हो रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि कार्रवाई करने की मंशा है। लेकिन कुछ और बड़े लोग क्या इस केस में नपेंगे, ये भी देखना जरूरी है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही।